आज की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए ये कक्षा है। कक्षा 12 के सभी विज्ञान संकाय के छात्र, आज हम इस कक्षा में रसायन शास्त्र का अध्ययन करेंगे। रसायन शास्त्र के पुस्तक भाग 2 के अध्याय 16 दैनिक जीवन में रसायन का आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में रसायन, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं और ये सभी वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं करते हैं। ये सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं रसायन से जुड़ी हुई हैं। अब आप सुबह अपनी जब शुरुआत करते हैं तो इनमें से आप बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये सभी वस्तुएं रसायन से संबंधित हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। इन शाखाओं में स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान व जैव विज्ञान मानव की दैनिक दिनचर्या में बहुत प्रभाव डालता है और बहुत उपयोगी है। अब इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अपने जब विद्यालय आते हैं तो इन सभी चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ों का उपयोग आप करते हैं, परंतु इस समय हम विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप घर पे बैठ के अपने विषय का अध्ययन करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, जिससे कि आगे आपको उसमें कहीं कठिनाई उत्पन्न ना हो। आगे चित्र देखिए। तो ये चित्र में देख करके आप आसानी से देख रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि यह किसका चित्र है। इसी की वजह से आज सारी परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न हुई हैं। इससे बचाव के लिए हम विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन आदि का उपयोग करते हैं और साबुन से हाथ धोना बार बार, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं हमें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की शाखाओं में रसायन विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र अछूता रहा हो। रसायन विज्ञान का कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन पे प्रभाव ना डालता हो। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खाद्य सामग्री है और ये सब रसायन के द्वारा ही संभव। और कुछ मसाले जो हम हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लाते हैं, वो भी अब आप यहाँ देख रहे हैं। ये सभी मसाले रासायनिक यौगिकों से बने हुए हैं। हमारे जीवन में हम जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं रसायन के यौगिक जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं विभिन्न कार्बनिक यौगिक, दवाइयाँ, औषध और इन्हें जिन्होंने हमारा जीवन काल बढ़ाया है। इसी के साथ हैं ईंधन जिनका उपयोग अंतरिक्ष रॉकेट में किया जाता है। रासायनिक यौगिक होते हैं। हमें रसायन शास्त्रों को धन्यवाद देना चाहिए कि जिनकी वजह से संसार के विभिन्न कोनों में नए यौगिकों के संश्लेषण की खोज में लगे हुए और हमारे लिए आराम देते हैं। जैसा कि अभी जो महामारी चल रही है उसमें भी आज उसकी दवाई खोजी जा रही है और दैनिक जीवन में हम इन दवाइयों की वजह से ही अपना जीवन सही और सुचारू ढंग से चला पाते हैं। तो इस कक्षा में हम इस इकाई के इस एकक के निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, औषधि में रसायन। दूसरा, औषधि बनाना। तीसरा, औषधि का वर्गीकरण। चौथा, औषधि लक्ष्य। पांचवा, ग्राही लक्ष्य के साथ औषधि का संयोजन। औषधि के प्रकार, भोजन में रसायन, शोधन अभिकर्मक का रसायन। आइए बात करते हैं औषधि में रसायन। मानव शरीर में होने वाली बीमारियों के लिए कोई विशेष कारण नहीं है। ये किसी भी कारक जैसे वातावरणीय प्रदूषण, जीवाणु, विषाणु, खाद्य पदार्थों से संक्रमण से हो सकती हैं। इन्हें रोकने के लिए हम औषधि का उपयोग करते हैं। औषधि रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें समय समय पर विभिन्न रोगों से बचाव के लिए उपयोग करते हैं। अब औषधि को बनाना, क्योंकि हमें जब कोई भी रोग होता है तो उसके उपचार के लिए विशेष प्रकार की औषध दी जाती है।
इसका अर्थ है कि किसी विशेष रोग के उपचार के लिए विशेष रसायनों का उपयोग करते हैं। ये चयन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, औषधि का लक्ष्य। ये हमारे शरीर के जैव अणु हैं, लक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा, औषधि की उपापचय विधि। प्रत्येक औषधि शरीर से गुजरती है तथा उस लक्ष्य तक पहुंचती है जहां उसे कार्य करना है। औषधि का वर्गीकरण। भेषज गुणीय विज्ञानीय पर आधारित, बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रिया की क्रिया पर आधारित, बेस्ड ऑन द एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। तीसरा, रासायनिक संरचना पर आधारित, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। आणविक लक्षणों पर आधारित, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। अब औषधि हमारे शरीर में किस प्रकार से क्रिया करती हैं, उनकी औषधि का लक्ष्य, अन्योन क्रिया, कि वो किस प्रकार से हमारे शरीर की जो जहाँ रोग हैं उस स्थान पे जाकर के अपना कार्य करती है। इसके लिए हमारे शरीर के में जो विभिन्न जैव अणु हैं, क्योंकि हम जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं बहुत से कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, तो उनमें से मुख्यतः होता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इन्हें हम जैव अणु कहते हैं। तो हम विभिन्न जैव अणु मानव शरीर में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। जैव अणु प्रोटीन जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। वे प्रोटीन जो संचरण व्यवस्था में निर्णायक होते हैं, उन्हें ग्राही कहते हैं। कि कुछ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया, जब औषधि हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए वो क्या एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो उन औषधियों को हमारे विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम ग्राही कहते हैं। एंजाइम लक्ष्य के साथ औषध की अन्योन क्रिया। अब ये किस प्रकार से एंजाइम लक्ष्य के साथ औषध क्रिया करते हैं, उनके बीच में क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक ये दो प्रकार से क्रिया करते हैं। उत्प्रेरक क्रिया में एंजाइम दो प्रमुख कार्य करते हैं। पहला कार्य, क्रियाधार को रासायनिक अभिक्रिया के लिए थामे रखना, जिससे इस पर अभिकारक द्वारा प्रभावकारी आक्रमण हो सके। क्रियाधार एंजाइम की सतह पर आयनिक आबंध, हाइड्रोजन आबंध, वान डेर वाल्स अन्योन क्रिया या द्विध्रुव बल द्वारा बंधते हैं। दूसरा कार्य, क्रियाधार के लिए प्रक्रियात्मक समूह उपलब्ध कराना जो आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया कर सके। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सक्रिय सतह पर एंजाइम है, ये एंजाइम की सक्रिय सतह होती है, इसके ऊपर ये क्रियाधार आकर के क्रिया करने के लिए इस पे आ जाता है और इस क्रियाधार को थामे रखने का काम एंजाइम करती है, जो हाइड्रोजन आबंध, वान डेर वाल्स बंध, द्विध्रुवीय बंध के द्वारा इससे आकर के आती है। एंजाइम लक्ष्य के साथ औषध की अन्योन क्रिया में दूसरा भाग आता है औसत एंजाइम की अन्योन क्रिया। ये एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। ऐसी औषधों को एंजाइम संदमक कहते हैं। ये दो प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर सकती है। पहला, औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है। इन्हें स्पर्धी संदमक कहते हैं। ये जो औषधि है क्रियाधार को हटा करके उसके स्थान पर आ जाती है और उस क्रिया को रोकती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संबंधक, स्पर्धी संबंधक कहते हैं। ये स्पर्धी संबंधक क्रियाधार मतलब जो हमको रोग हुआ है
उसके जो अणु होते हैं या वो जो भी जीवाणु हैं, कवक हैं या रोगाणु हैं, उनको उसके स्थान से हटा के वहाँ औषधि पहुँच जाती है। फिर ग्राही लक्ष्य के साथ औषध का संयोजन। अब जहाँ उस दवाई को जाना है, उस ग्राही लक्ष्य के साथ औषध का संयोजन किस प्रकार से होता है वो हम आइए देखते हैं। ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। शरीर के तंत्र, कोशिकाओं एवं पेशी के मध्य संदेश का संचार रसायनों द्वारा होता है। इन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं। ये जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि ये ग्राही जो बंधनी कोशिका है, ग्राही प्रोटीन है, इस ग्राही प्रोटीन की इस प्रकार से एक ग्रुप बन जाता है और ग्राही की बंधनी सतह बन जाती है, जहां आकर के जो औषधि है वो अपना कार्य करती है। दूसरा, संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही का आकार बदल जाता है और संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। जो औषध ग्राही की सतह पर अवरोध उत्पन्न करती है उन्हें विरोधी कहते हैं। कुछ औषध प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं। इन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे औषधि के प्रकार। प्रति अम्ल औषधि, दूसरा प्रकार है प्रतिहिस्टामिन औषधि, तीसरा तंत्रिकीय सक्रिय औषधि, चौथा सूक्ष्म जैविक औषधि और पांचवा प्रतिजनन क्षमता औषधि। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में इनके बारे में और अच्छे से अध्ययन कीजिए और इनके जितने भी उदाहरण हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते चलिए। प्रति अम्ल औषधि वह रासायनिक पदार्थ हैं जो पेट की अम्लता को कम कर सकें या उदासीन कर सकें और पीएच को बढ़ाकर सही स्तर पर ला सकें। इनके उदाहरण हैं NaHCO3, ये होता है खाने का सोडा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सामान्यतः ये वो औषधि हैं जिनको हम प्रति अम्ल के रूप में उपयोग में लाते हैं, परंतु ये औषधि केवल लक्षण को रोकते हैं, कारण को नहीं। अतः अन्योन क्रिया को रोकने के लिए कुछ विशेष रसायन सिमेटिडिन, रेनिटिडिन का उपयोग किया है। दूसरी प्रकार की औषधि है प्रतिहिस्टामिन औषधि। शरीर की त्वचा से हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जो धूल कण, पराग कण, धूप आदि के प्रति संवेदी होता है, जिससे त्वचा पर दाग धब्बे, जलन, खुजली, आँख आना, छींक आना आदि प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसे एलर्जी कहते हैं। इस एलर्जी को दूर करने के लिए जो औषधि उपयोग में लाई जाती है उसे प्रतिहिस्टामिन औषधि कहते हैं। अतः वे रसायन जो एलर्जी के प्रभाव को कम कर देते हैं उन्हें प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। उदाहरण ब्रोमफेनिरामिन जिसको डाइमेपेट कहते हैं, टर्फेनाडिन जिसे सेल्डेन कहते हैं। ये हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह से प्रतिस्पर्धा करती है और इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में बाधा डालती है। कि हमने अन्योन क्रिया में देखा था कि ग्राही के साथ किस प्रकार से क्रिया करती है। तंत्रिकीय सक्रिय औषधि ये तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, पहली प्रशांतक, दूसरी पीड़ा।
अब हम प्रशांतक के बारे में जानते हैं कि वे क्या होते हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती हैं। इनका उपयोग तनाव एवं मानसिक रोगों के उपचार व निदान में किया जाता है। ये नींद की दवा का आवश्यक घटक है। जैसा कि आप चित्र में इनका देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये हर दिन ली जाने वाली दवाइयाँ होती। उदाहरण में है इनके इम्प्रोनाइजिक, फिनल्जिन, ये नॉर एड्रिनल के स्तर को नियंत्रित करती हैं। क्लोरोडाइपॉक्साइड, मेप्रोमेड, ये मंद प्रशांतक हैं। इक्विलिन अवसाद व अति तनाव को नियंत्रण के लिए है। बार्बिक्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न है। वेरोनल, एमिटेल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल और सेकोनल, ये निद्राजनक होते हैं। वेलियम व सेरोटोनिन प्रशांतक के रूप में उपयोग होते हैं। दूसरा प्रकार है पीड़ाहारी प्रशांतक, मतलब जो हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करते हैं। पीड़ाहारी, जिन्हें कि हम एनाल्जेसिक भी कहते हैं। ये दर्द को तंत्रिका तंत्र पर बिना कोई प्रभाव डाले समाप्त कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्वापक या अनासक्त या नॉन एडिक्टिव। दूसरा स्वापक या नार्कोटिक या एनाल्जेसिक। जैसा कि आप दवाइयों के जो चित्र हैं उनमें इन्हें देख। अस्वापक, अनासक्त या नॉन एडिक्टिव, ये सामान्य पीड़ाहारी औषधि हैं, क्योंकि इनके सेवन से व्यक्ति आदि को नींद नहीं होती है। ये ज्वररोधी गुण भी दर्शाते हैं, अतः इन्हें ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक भी कहते हैं, जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल आदि। स्वापक नार्कोटिक या एनाल्जेसिक, इन्हें कठोर पीड़ाहारी औषधि है। असहनीय दर्द होने पर इन्हें उपयोग में लिया जाता है। इनका उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये नींद लाते हैं और मनुष्य संज्ञा विहीनता के आदि हो जाते हैं। इनके उदाहरण हैं मॉर्फिन, कोडीन, हाशिश जिसे कि हेरोइन भी कहते हैं। तो जब भी हम कोई दवाइयाँ लें तो दवाई लेने से पहले उसमें कौन से रासायनिक यौगिक उपस्थित हैं, इनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि, ये तीसरे प्रकार की औषधि है जिनको हम एंटी माइक्रोबाइल्स भी कहते हैं। वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, परजीवी की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि कहलाते हैं। इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है: प्रतिजैविक, पूतिरोधी या विसंक्रामी, जिन्हें रोगाणुनाशु भी कहते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, जो कि अधिकतर जो रोग होते हैं उनमें औषधि के रूप में दिए जाते हैं। पूतिरोधी एंटीसेप्टिक, जब हमें कोई भी चोट लगती है उस समय हम इनका उपयोग करते हैं। और विसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट, जो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें प्रतिजैविक की चर्चा करेंगे। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, फफूंद आदि से तैयार किए जाते हैं तथा दूसरे हानिकारक जीव मनुष्य के संक्रामक रोग उत्पन्न कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। उदाहरण सेल्वरसेन, प्राटोसिल, सल्फापिरिडीन। प्रति जीवाणुओं का सूक्ष्म जीवों पर नाशक या निरोधक प्रभाव होता है। नाशक प्रभाव में आते हैं पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सिनिन। निरोधक में आते हैं एरिथ्रोमाइसिन,
टेट्रासाइक्लिन क्लोरफेनिकोल। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अब इसके बाद हम दूसरे प्रकार की औषधि पूतिरोधी तथा विसंक्रामणी के बारे में जानते हैं। पूतिरोधी तथा विसंक्रामणी ऐसे रसायन हैं जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। पूतिरोधी ये रसायन जीवित ऊतकों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं। घाव, चोट, व्रण और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। उदाहरण है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल, आयोडीन का टिंचर। विसंक्रामी रोगाणुनाशी ये रसायन निर्जीव वस्तुओं पर उपयोग किए जाते हैं। जीवित ऊतकों पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण फिनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड। सांद्रता में परिवर्तित करके पूतिरोधी को रोगाणुनाशी के रूप में बदला जा सकता है, जैसे डेटॉल है या उसके और दूसरे ऐसे आयोडीन का टिंचर है। इनमें यदि हम सांद्रता इनकी कम कर दें तो इनको हम पूतिरोधी की तरह से उपयोग में ला सकते। अगले हैं प्रतिजनन क्षमता औषधि। ये जनन क्षमता को कम करती हैं। ये रसायन या यौगिक हार्मोन्स होते हैं। उदाहरण एथाइनिल एड्राडाइल ऑल, नाइएथिनड्रोन। ये इनका उपयोग प्रतिजनन क्षमता को कम करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इनकी संरचनाएं दी हुई हैं और इनके नाम दिए हुए हैं कि ये किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। इसके बाद अगला हमारा जो विषय है वो है भोजन में रसायन। भोजन में जितने भी घटक उपस्थित हैं वो सभी रसायन हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसा रसायन है जिनका उपयोग हम भोजन में विशेष रूप से करते हैं। कुछ रसायन भोजन को सुरक्षित, आकर्षक व कृत्रिम मिठास को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं कृत्रिम मधुरक। वे रसायन जो शर्करा को नहीं है, परंतु भोजन की मिठास को बढ़ा देते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। जैसे एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज, एलिटेम। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। कृत्रिम मधुरक एस्पार्टेम ये शीतल पेय पदार्थ की मिठास को बढ़ाता है। कम ताप पर स्थायी परंतु उच्च ताप पर अस्थायी होता है, क्योंकि जितने भी जो हमारे कृत्रिम मधुरक हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर में अपघटित हुए बिना ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग उस समय किया जाता है कि जब हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब दूसरे प्रकार का है सैकरीन। ये चीनी से 550 गुना अधिक मीठा है और इसका कैलोरी मान 0 है। सुक्रालोज, वर्तमान में इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। एलिटेम ये अधिक स्थायी है, परंतु इनकी मिठास को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपयोगी तो यह है और स्थायी भी है, परंतु इनकी मिठास को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता है। भोजन में रसायन के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण। वे रसायन जो भोजन को सड़ने, गलने अर्थात सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल तथा सोडियम बेंजोएट। इनके अतिरिक्त सार्बिक अम्ल तथा प्रोपेनाइक अम्ल भी परिरक्षक के रूप में उपयोग होते हैं। अति ऑक्सीकारक
ये भोजन के पदार्थ हैं जो कि अति ऑक्सीकारक की तरह से काम करते हैं। ये खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परिरक्षण में सहायता करते हैं, अर्थात इनसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो है वो कम हो जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ का अपघटन नहीं हो पाता है। उदाहरण है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, छोटे रूप में इसको लिखते हैं BHT, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA। इन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनके साथ साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइडिक इसका उपयोग फल, सब्जियों, शराब, चाशनी आदि बनाने में परिरक्षण के रूप में किया जाता है। शोधन अभिकर्मक का रसायन। अब कुछ अभिकर्मक ऐसे होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में सफाई के काम में आते हैं, चाहे वो शारीरिक सफाई हो, चाहे वो हमारे वस्तुओं की सफाई हो, चाहे वो हमारे घर की हो और आसपास के परिवेश की हो। दो प्रकार के अपमार्जक शोधक अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। पहला है साबुन और दूसरा है अपमार्जक। साबुन ये बहुत पुराने अपमार्जक हैं, वसा अम्लों के सोडियम लवण हैं। इन्हें वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में, इस समीकरण में देख रहे हैं कि स्टेरिक अम्ल की ग्लिसरॉल एस्टर वसा, इसका उपयोग किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके जलीय गर्म किया और गर्म करने पर सोडियम रिएस्टेरेट बनता है और साथ में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बनता है। यह अभिक्रिया साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण प्रसाधन साबुन, पारदर्शी साबुन, औषधि साबुन और साबुन में तैरने वाले साबुन। ये इतने प्रकार के साबुन जो हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं। साबुन इन आयनों से क्रिया करके अघुलनशील साबुन अवक्षेपित हो जाते हैं। यह अघुलनशील साबुन मल फेन की तरह पानी से अलग हो जाते हैं। यह अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाते हैं, जिससे रेशे उलझ जाते हैं और कपड़ों में चमक नहीं आती है। दूसरे प्रकार के होते हैं संश्लेषित अपमार्जक। इनमें साबुन से सभी गुण होते हैं, परंतु वास्तव में ये साबुन नहीं होते हैं। ये दीर्घ श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण हैं। ये मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देते हैं। संश्लेषित अपमार्जक को 3 वर्गों में बांटा गया है: ऋणायनीय अपमार्जक, धनायनीय अपमार्जक और अनआयनिक ऋणायनीय अपमार्जक। इनमें ऋण आयन बड़े आकार का होता है जो अल्कोहल या हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेटित व्युत्पन्न होते हैं। ये शोधन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये घरेलू उपयोग में आते हैं, जैसे दंतमंजन आदि में। उदाहरण सोडियम लोराइल। धनायनीय अपमार्जक, इनमें धनायन बड़े आकार का होता है जो एमिनो के एसिड टेट क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ चतुष्फलक लवण होते हैं। ये महंगे होते हैं। इनमें जीवाणुनाशक गुण भी होते हैं। इनका उपयोग केश कंडीशनर्स, शैम्पू आदि में करते हैं। उदाहरण सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसके बाद तीसरे प्रकार के अपमार्जक हैं अनआयनिक अपमार्जक। इनमें कोई आयन नहीं होता है। ये द्रव अवस्था में होते हैं, जो स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल के अभिक्रिया से बनता है। बर्तन धोने के द्रव के उपयोग करते हैं। यह भी तेल तथा वसा को
मिसेल बनाकर निष्कासित हैं। अब साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक दीर्घ श्रृंखलायुक्त सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते अतः सफाई का कार्य नहीं होता है। अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं अर्थात झाग उत्पन्न करते हैं, अतः ये कठोर तथा मृदु जल में सफाई करते हैं। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। संश्लेषित अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन होते हैं। बच्चों, अभी हमने दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत औषधियों, भोजन में रसायन और शोधन में रसायन के बारे में अध्ययन किया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस अध्याय का और विस्तृत, जैसा कि आपको समय सारणी में दिया गया है, उस तरह से उसका अध्ययन कीजिए और इन अभ्यास के प्रश्नों को अपनी नोटबुक में, कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। प्रति अम्ल, पहला प्रश्न है, प्रति अम्ल एवं प्रति हिस्टामिन के एक एक उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न, प्रशांतक और पीड़ाहारी के एक एक उदाहरण लिखिए। प्रति सूक्ष्म जैविक के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। कृत्रिम मधुरक क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। साबुनों की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं? एंजाइम की सतह पर औषध को थामने के लिए कौन सा बल कार्य करते हैं? बच्चों, आज की कक्षा में हमने दैनिक जीवन में रसायन के बारे में पढ़ा है। अगली कक्षा में फिर भी लेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।